मतलब जिंदगी ऐसा नहीं कि सिर्फ नंबर के पीछे भागें, करियर के पीछे भागें। छोड़ दो भैया, ये कर देगा। अगर आप मेरे ड्राइंग रूम में बैठे हैं, फिर कहीं जाके ड्रिंक करते हैं, फिर किसी को मारते हैं, जैसे भी पुणे में हुआ, दिल्ली में हुआ। पढ़ाई में तो आपने मार पीट कर रखी है, ट्यूशन हो गया। कहती थी आप देव की माँ हो, वो यशोदा माँ है। मैंने बहुत घरों में देखा है कि लड़की की ब्लेम हो, अरे कुडोस टू यू एज अ मदर। उस दिन मुझे लगा मैंने कोई बड़ा काम कर दिया है। माँ को एक विलन बना देते हैं। तो वो एक लेडी बैठी थी, वो कुर्सी पकड़ के बोलती है अपने 14-15 साल के बच्चे को, अरे मम्मा मैं कभी कोई गलत फैसला लूंगी जिंदगी में तो आप आके इतनी गंदी तरह बोल देते हैं। आई विल लेट यू फॉल, इट्स ओके, योर मदर शुड बी बिहाइंड यू टू लिफ्ट यू अप। नमस्कार, मैं परिमल कुमार और किडोक्रेसी के इस प्लेटफॉर्म पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारे साथ बहुत ख़ास मेहमान हैं और ये किसी परिचय की मोहताज नहीं, ज़िंदगी विथ ऋचा अनुरुद्ध जी हमारे साथ हैं। आपका समय देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया मैम, क्योंकि नया प्लेटफॉर्म, आप जैसी शख्सियत का मिलना जो दूसरे शख्सियतों से बात करते हैं, जस्ट वन जर्नलिस्ट टॉकिंग टू अनदर जर्नलिस्ट। कई बार ऊर्जा देने वाली स्टोरी होती है, मोटिवेट करने वाली स्टोरी होती है। हमारा प्लेटफॉर्म उन पेरेंट्स को लेके है जो जिनके बच्चे 0 से 18 साल के बीच के हैं। तो आज ज़िंदगी विथ ऋचा अनुरुद्ध के साथ उनकी ज़िंदगी में झांकने की कोशिश, और ख़ास तौर पे एक बेटी के तौर पे, एक माँ के तौर पे, भागदौड़ वाली ज़िंदगी रही है, उसमें परवरिश कैसे की अपनी बिटिया की? बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है। आज जब हम रिकॉर्ड कर रहे हैं तो आज मेरी माँ का बर्थडे है। परिमल, मुझे लगता है कि हमारे देश में ना बहुत सारी और महिलाएं बहुत कुछ कर सकती हैं अगर फैमिली से थोड़ा और सपोर्ट मिल जाए। तो मैं उस तरह से बहुत लकी रही कि जब मेरी बेटी बहुत छोटी थी, मतलब मैं अपनी शादी से पहले दूरदर्शन में शो करती थी, वो सब करती थी। फिर जब मेरी बेटी कुछ महीनों की थी तो मेरी फैमिली को ने ही ज़्यादा पुश किया मुझे कि नहीं, तुम्हें कुछ करना है ज़िंदगी में। और मेरी माँ ने बचपन से मतलब मुझे लेके बहुत एम्बिशियस थी, और एम्बिशियस इन द सेंस क्योंकि हम बुंदेलखंड के एक बहुत लोअर मिडिल क्लास, मैं मिडिल क्लास भी नहीं कहूँगी, लोअर मिडिल क्लास परिवार से आते हैं। मैंने अपनी नानी दादियों की जनरेशन को इतना घूंघट करते देखा, फिर माँओं को इतना घूंघट करते देखा, और अब तो हालात बिल्कुल ही अलग है। मेरी माँ हमेशा बहुत कि नहीं, लड़की पढ़ेगी। कोई कहता था खाना वाना बना तो लड़की घर के काम नहीं आती थी, नहीं कुछ नहीं, ज़िंदगी में कुछ करेगी, खाना तो सब बना लेते हैं, इस तरह की बातें हमेशा करती थी। तो जब वो सिचुएशन एक्चुअली आई कि मैंने कहा मेरी बेटी बहुत छोटी है, मैं कैसे करूँ, मैं क्रेच में नहीं पालना चाहती, तो उस समय जब कोई साथ नहीं खड़ा था तो मेरी माँ साथ खड़ी थी, मेरे हस्बैंड के अलावा। मतलब शी सेड तुम्हें ये चिंता है कि तो हम तुम्हारी बेटी को हम पालेंगे, और आपको तो न्यूज़ की ज़िंदगी पता है, और स्पेशली जब आप बिल्कुल न्यू कमर होते हैं तो रिपोर्टिंग करते थे, फिर न्यूज़ पढ़ते थे, और ब्रेकिंग न्यूज़ आ गई तो पता चला रात 12 बजे तक बुलेटिन रोल हो रही है, हाँ आपकी छुट्टी नहीं हुई है। मुझे कम से कम वो तनाव कभी नहीं रहा परिमल कि मेरी बेटी ने खाना खाया या नहीं। और एक और बहुत अच्छी चीज़ जो हमेशा हम लोग नानियों दादियों को कर देते ना, अरे नानियाँ दादियाँ लाड़ में बिगाड़ देती हैं, मुझे दूसरे घरों का नहीं पता। हमारे यहाँ मेरी बेटी को मेरी माँ ने उसी डिसिप्लिन से पाला जिससे मुझे पाला था, कि जो रात में लाइट बंद होने का टाइम है तो वो है। और आप, हाँ हमारे यहाँ 9, साढ़े 9 के बाद तो नहीं। और आपको एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ बताऊँ, जब मैं लेट नाइट बुलेटिन करके आती थी तो कई बार क्या होता था, सुबह नींद नहीं खुलती थी, और सुबह जब नींद खुली तो बेटी स्कूल चली गई, तो वो गिल्ट एज अ मदर तो है ही ना। तो मैं एक दिन माँ से कहा कि इसको जल्दी क्यों सुला देती हो, इतनी ज़ोर से चिल्लाई वो मेरे पर, मुझे आज तक याद है। बोली तुम्हें उससे मिलना है तो तुम एक बुलेटिन कम करके जल्दी आओगी, वो तुम्हारे लिए रात 10:30-11 तक नहीं जागेगी। तो वैसे शी हैज़ बीन ब्रॉट अप। तो वर्किंग पेरेंट्स की अपनी एक चुनौती होती है मैम। मैं तो, हम दोनों भी वर्किंग हैं, मेरी वाइफ भी वर्क करती हैं, मैं भी हूँ। उसको बहुत नज़दीक से हमने देखा है, कभी दादी के साथ, कभी नानी के साथ, तो उस तरीके से पाल। तो वर्किंग वुमेन को क्या कहेंगे आप कि अगर वो काम कर रही हों, बच्चे की परवरिश कैसे करें, परिवार का सहयोग? एक तो मुझे लगता है कि हाँ, इसमें बिल्कुल हेजिटेट नहीं करना चाहिए परिवार का सहयोग लेने में, और मुझे लगता है कि आपकी अपनी माँ या अपनी सास से बेहतर कुछ नहीं हो सकता। मैं कई बार लोगों के घरों में जो कॉन्फ्लिक्ट्स देखती हूँ ना, मुझे लगता है वो कॉन्फ्लिक्ट्स अवॉइडेबल हैं, आप कर सकती हैं, क्योंकि आप ये समझिए कि क्रेच में रखने से तो अच्छा ही है। या सिर्फ मतलब नो डिसरिस्पेक्ट टुवर्ड्स द नैनीज और डोमेस्टिक हेल्प जो रखती हैं, लेकिन उसके लिए आप क्या क्या करते हैं, आप CCTV लगाते हैं कि वो मेड, फिर हम लोग बहुत तरह के किस्से भी सुनते हैं। हम सोसाइटी ग्रुप्स में देखती हूँ कि मेड ने वहाँ देखा कि बच्चे को थप्पड़ मार दिया। भाई तो जो आपके घर का सदस्य जिस तरह से पालेगा, आजकल तो हस्बैंड्स भी मैं देखती हूँ बहुत सपोर्टिव होने लगे हैं, बहुत सारे में होम हस्बैंड्स क्या बोलते हैं, यही वर्ड है ना, तो एंड दे टेक वेरी गुड केयर। तो मुझे लगता है किसी से भी सपोर्ट मांगने से ना हिचकिचाना नहीं चाहिए। तो और दूसरी एक चीज़ मैं ज़रूर कहूँगी परिमल, वर्किंग मदर्स ना बहुत गिल्ट में जीती हैं, मैं भी जी हूँ। मुझे याद है एक बार कुछ हुआ था जी न्यूज़ में, कुछ लगातार ऐसे सिलसिला हो रहा था कि कई एंकर्स छुट्टी पे थे और मुझे लगातार छुट्टी नहीं मिली थी 3 हफ्ते तक। आप न्यूज़ बैकग्राउंड से आप जानते हैं ये संभव है। और उस समय मेरी बेटी बहुत तेज़ बुखार में थी, तो मैं जैसे रात 12 बजे बुलेटिन करके घर आई तो देख रही हूँ कि मेरी माँ और मेरे हस्बैंड उसको पट्टियाँ वट्टियाँ रख रहे हैं। तो एक तो नौकरी कर रही हूँ जहाँ छुट्टी नहीं मिल रही है, दूसरा घर आके तो मैं कई बार रोती थी कि अरे आई एम अ बैड मदर।
वर्किंग मदर्स ना बहुत समय इस गिल्ट में जीती हैं, आई एम अ बैड मदर, इस गिल्ट में हमें नहीं जीना चाहिए। और एक बहुत अच्छी बात थी, जब मेरी बेटी ने छोटे में कभी एक आध बार कहा होगा मम्मा नहीं है, तो मेरी माँ ने बहुत अच्छा हमेशा कहा कि बेटा आज वो इसलिए मेहनत करे कि तुम्हारा कल अच्छा हो। तो अब बच्चों को भी समझाया जाना, कुछ जगहों पे होता है ना कि माँ को एक विलन बना देते हैं कि अगर वो टाइम नहीं दे पा रही तो नहीं है, वो किसके लिए कर रही है, वो जो भी कमा के भी ला रही है वो घर के लिए ही है, उस बच्चे की बेहतरी के लिए है ना। तो मुझे लगता है मदर्स को इस गिल्ट से निकलना चाहिए। कभी फील होता है मैम कि कुछ ऐसे पल जो मैं बिता सकती थी वो छूट गया, क्योंकि उम्र तो बढ़ता चला जाता है, आप भाग दौड़ में लगे रहते हैं। मुझे इसलिए कम लगता है, कह सकते कभी कभी होता है, लेकिन मैंने प्रायोरिटीज कुछ इस तरह से बहुत क्लियर रखी। मेरी बेटी के थ्रू आउट स्कूलिंग उसका कोई एनुअल फंक्शन मैंने मिस नहीं किया है। मुझे उसके लिए अपना कोई असाइनमेंट किया, अच्छा आपको मैडम मुंबई जाना है, मैंने मना कर दिया कि नहीं मेरी बेटी का। तो जो कहते हैं ना, मुझे कहते हैं माइलस्टोन्स हैं कि अरे बच्चा स्टेज पे गा रहा है और सोच रहा है ऑडियंस में मेरी माँ नहीं है, वो मेरी बेटी के साथ कभी नहीं हुआ। उसको म्यूजिक सिखाना था तो उसको जहाँ लेके जाना है, तो मतलब मुझे ऐसा लगता है, बट अल्टीमेटली वही होता है, यू एंड अप बर्डनिंग योरसेल्फ, आपकी थोड़ी सी रनिंग अराउंड ज़्यादा हो जाती है। बट हाँ, अब ये कि मैं भाई 4 घंटे और एक्स्ट्रा कर लेती। एक चीज़ थी, जब वो टीनेज में आने वाली थी तब मैंने सोचा हुआ था कि मैं लेट नाइट बुलेटिन्स नहीं करूँगी, वो मैंने बहुत क्लियर कर दिया था कि मैं, अब वो टीनेज में आ रही बच्चे की और बहुत सारी इमोशनल साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स होती हैं, सोशल इश्यूज होते हैं, कोई लड़के ने कुछ कह दिया टाइप्स। तो मैं फिर मैंने जो प्राइम टाइम न्यूज़ एंकरिंग होती है वहाँ, तब से उसी से मैंने बैक सीट तभी ली जब मेरी बेटी टीनेज में आ रही थी। तो मुझे लगता है मैंने टाइम के हिसाब से प्रायोरिटाइज किया चीज़ों को। ये भी समझना चाहते हैं मैम कि बिटिया जो है वो नानी के ज़्यादा क्लोज है कि माँ के ज़्यादा क्लोज है? मुझे लगता है दोनों के बड़े अलग। वो बहुत छोटी थी ना, तो उसने पहले वो कृष्ण की कहानी पढ़ी होगी, तो कहती थी आप देव की माँ हो, वो यशोदा माँ है। तो मुझे उन दोनों का बॉन्ड बहुत खूबसूरत लगता है परिमल, और बच्चों का ग्रैंड पेरेंट्स से वो बॉन्ड होना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। क्योंकि अब कई बार मतलब न्यूक्लियर फैमिलीज हो गई हैं, कई बार मैं घरों में देखती हूँ वैसा बॉन्ड नहीं है। मुझे अच्छी चीज़ ये लगती है कि मेरी बेटी आज उस ग्रैटिट्यूड में है कि जब मेरी मम्मा बहुत काम कर रही थी तो माँ ने संभाला। तो अब अभी माई मदर इज़ अ कैंसर सर्वाइव, मतलब शी हैज़ कैंसर राइट नाउ, द वे माई डॉटर टेक्स केयर ऑफ हर, यू हैव टू सी। और कई बार बच्चों की बहुत छोटी छोटी चीज़ों में संस्कार पता चलते हैं ना। तो मुझे याद है जब मेरी माँ की कैंसर सर्जरी से आई थी, तो एक कोई देखने आए, तो उन्होंने कहा अरे सुना है तुम अपनी नानी की बहुत सेवा कर रही हो। तो मेरी बेटी का जवाब मुझे बहुत अच्छा लगा, उसने कहा तो इन्होंने भी तो की है हमारी बहुत साल, सो व्हाट्स द बिग डील। तो कई चीज़ों में मुझे लगता है जैसे अगर मेरी बेटी और मेरी भतीजी दोनों को अगर कुछ खाने का डेलिकेसी चाहिए, तो मुझे पता है कि वहाँ से मिलेगा, इनसे कुछ नहीं मिलने वाला। ये तो डांट के कह देंगी जो बनाए खाओ, वो नखरे माँ उठाएंगी। कुछ चीज़ों में वो ऑब्वियसली उसका बॉन्ड मुझसे होगा। तो आई थिंक इट्स अ ब्यूटीफुल मिक्स। इनफैक्ट वो बहुत छोटी थी तो किसी के घर गई अपनी सहेली की, तो उसने कहा मेरी मम्मी है, तो उसने कहा तुम्हारी मम्मी, वो मेरी माँ को माँ बोलती है और मैं मम्मा हूँ। तो उसे लगता था छोटे में कि हर घर में ऐसी दो होंगी, एक मम्मा होगी जो जीन्स टी शर्ट और इस तरह से पहनती होगी, और एक माँ होंगी तो वो सूट वूट पहनी थी। तो उन्होंने कहा अच्छा तो ये तो माँ हो गई, तुम्हारी मम्मा कहाँ है? तो वो बच्चा कंफ्यूज हो गया कि ऐसा भी होता है। सो मुझे ऐसा लगता है कि शी इज बीन ब्रॉट अप वेरी ब्यूटीफुली। आपकी जो पेरेंटिंग हुई उसमें पेरेंटिंग को अगर कुछ याद करें, मदर फादर किस तरीके से, आपने बात बात में बताया था कि स्ट्रिक्ट मम्मा ज़्यादा थी। हाँ, माँ स्ट्रिक्ट है, हमारे पापा थोड़े चिल्ड आउट टाइप्स हैं, आज तक हैं। मतलब हाँ, पापा ने एक चीज़ जो मुझे बहुत अच्छी थी, जो मैं कहूँगी बचपन में, अमरचित कथाएं। मुझे ये कॉमिक्स पढ़ना, कॉमिक्स में भी अमरचित कथा, अगर मैं बीमार हूँ तो पापा दवाई से पहले ना, एंड ही इज अ डॉक्टर, अमरचित कथा लगा अभी इसकी तबीयत ठीक हो जाएगी, एक वो चीज़। और बहुत छोटी उम्र से चेस, कैरम, ये सब जो खेलना सिखाया, इंडोर गेम्स, ये सारे पापा। और तीसरी चीज़, दोनों ने ही, लड़की हो, जो मैं आपसे कह रही हूँ ना कि एक बहुत कंजर्वेटिव फैमिली से आए थे, एक्सटेंडेड फैमिली, लेकिन मुझे मेरे घर में कभी ये नहीं कहा गया झांसी में कि लड़की हो तो ऐसे नहीं करना है। मतलब आई रिमेंबर माय फादर सेइंग वंस कि हाँ जाओ स्कूटर उठा के चली जाना, कोई कुछ बोले तो तुम थप्पड़ मार के आ जाना, बाकी हम देख लेंगे। मुझे कोई छोटे में, आपको याद है वो मतलब जहाँ छोटे छोटे में लड़के कार्ड वार्ड दे देते थे, तो मैंने बहुत घरों में देखा है कि लड़की की ब्लेमिंग होती है कि तुमने ही कुछ इशारा किया होगा, नहीं तो वो लड़का तुम्हारे पीछे। मेरे पेरेंट्स ने कभी ये नहीं किया। मेरे फादर ने एक बार मुझे बुला के कहा कि कार्ड किसने खरीदा, मैंने कहा उस लड़के ने। पैसे किसने खर्च किए, उसने। समय किसने, तो तुम क्यों रो रही हो? आप समझ रहे हो वो हिम्मत जब एक लड़की को पेरेंट्स से मिलती है, तो मुझे लगता है आई वाज प्रिपेयर्ड टू फ्लाई हाई, इन द सेंस वो रिस्ट्रिक्शंस नहीं थे कि तुम ये नहीं कर सकती। मतलब आज के पेरेंट्स को भी ये जरूर ख्याल रखना चाहिए कि बच्चे के साथ कितने खरे हैं। हाँ, और जहाँ डिसिप्लिन था, तो मेरी माँ का ये हर चीज़ कहती थी। क्लास, मुझे अभी भी याद है, क्लास 6 में एक बार सब सहेलियों ने प्लान बनाया कि वो मार्केट जाके चाट वाट खा के आएंगे। मेरी माँ का ना को मैं हाँ में नहीं बदल पाई, मैं पूरी शाम 3 घंटे रोई थी। उन्होंने कहा तुम्हें लगता है तुम रोने से ना को हाँ में बदलवा लोगी? नहीं।
और बोली बेटा हम तुम्हें सारे फ्रीडम देंगे तुम्हारी एज के हिसाब से, अभी 6th इज नॉट द एज, तुम 10th में यही चीज़ पूछोगी तो मतलब हर चीज़ की अनुमति मिली लेकिन समय रहते। तो उन चीज़ों में मेरी माँ बहुत स्ट्रिक्ट रही। मतलब आज के माता पिता को एक संदेश आपने इन बातों में दे दिया कि जो जिद है वो हमेशा माननी ज़रूरी नहीं है। मैंने भी अपनी बेटी, और अब मेरी भतीजी है 16 साल की है। आपको पता है जब मुझे याद है मैं जी में थी, मेरी बेटी तब बहुत छोटी थी, तो मॉल में घूम रहे हैं, तो अभी भी मुझे याद है एक ना दुल्हन टाइप ऐसी डेकोरेटेड बारबी तब आई थी, लहंगा वहंगा इंडियन अटायर में। ये अगस्त की बात होगी, उसने कहा मम्मा ये बारबी कितनी सुंदर लग रही है। 100-150 की तो थी, मैं दिला सकती थी, मेरी अच्छी नौकरी तब तक लग चुकी थी। मैंने कहा काम करते हैं दिवाली पे लेंगे। मैंने हाँ ये काम कभी नहीं किया कि तुम्हें 90% आएंगे तो दिलाऊंगी, ये पूरे बचपन मैंने नहीं किया उसके साथ कि तुम परफॉर्म करो तब। मैंने कहा 2 महीने बाद दिवाली आई रही है तब दिलाऊंगी। तो मैंने अपनी बेटी को हर चीज़ के लिए इंतज़ार कराया है। मतलब एक पेशेंस जो होना चाहिए, पेशेंस होना चाहिए। पैसे की कीमत, आज उसको पैसे की बहुत, मुझे अब मुझे लगता है वो मुझसे ज़्यादा मेरी मतलब पैसे की कीमत समझती है, क्योंकि कोई भी चीज़ उसको तुरंत कि उसने आज कहा कि मुझे चाहिए और शाम को मिल जाए, जो पेरेंट्स करते हैं ना अपनी गिल्ट से निकलने के लिए, वो सबसे बड़ा क्राइम है जो बच्चों के साथ करते हैं। मेरी भतीजी 16 साल की है, क्लास 11th में है, उसके पास फ़ोन नहीं है, उसके पास फेसबुक अकाउंट नहीं है। आजकल मैं देखती हूँ 3rd 4th के बच्चों के पास फ़ोन है, मेरी भतीजी के पास नहीं। अब हम लोग चाह रहे हैं देना। इसके पीछे मैम वजह क्या रही? मतलब फ़ोन नहीं देना, स्मार्टफोन, मतलब आपको लग रहा है कि डिस्ट्रैक्शन लग रहा है कि ऐसा, अभी हम उसको कहते हैं कि तो हालांकि अब सोच रहे हैं कॉन्टेम्पलेट करें, क्योंकि क्या हो गया स्कूल के व्हाट्सएप ग्रुप्स और ये सब बहुत प्रेशर बच्चों पे हो रहा है कि अब फोन एक होता तो, लेकिन जनरली उसको उस डिस्ट्रैक्शन से दूर रखने की कोशिश करें। अच्छा हर बच्चा भी अलग होता है, मेरी बेटी थोड़ा सा ज्यादा पढ़ाई की तरफ इंक्लाइन थी, ये थोड़ी सी कम है, तो इसका चलता है डिस्ट्रैक्ट ज्यादा हो सकती है, तो इसको भी पहले कहा था 10th बोर्ड के बाद अच्छा दे देंगे, फिर अभी रोका हुआ है। तो ऐसा नहीं है कि वो दिन रात पैर, हमारे घर में ये नहीं है कि बच्चा पैर पटक के कुछ मनवा लेगा मिलेगा तभी जब तो थोड़ी सी आप कह सकते हैं ओल्ड स्टाइल पेरेंटिंग कह लीजिए, लेकिन है अभी भी है वो। स्क्रीन टाइम को लेके क्या कहेंगे? जब चर्चा छिड़ ही गया है तो आज की दौर में जो स्क्रीन टाइम को लेके शोध भी हो रहा है, खोज भी आ रहे हैं, किस तरीके से आप देखती हैं? पेरेंट्स को क्या संदेश, क्योंकि आपकी आवाज़ बहुत सारे लोगों तक पहुँचेंगी। देखिए मुझे लगता है कि हम और बहुत सारी चीज़ों के साथ साथ बच्चों की आंखें खराब कर रहे हैं बहुत। अब देख रहे हैं हमारे टाइम से और अभी के बच्चों में जिनमें चश्मे लग गए हैं, ठीक है, डिस्ट्रैक्शंस, और जो हम जिस तरह की भाषा आजकल देख रहे हैं, क्योंकि आपकी एब्सेंस में बच्चा, ठीक है आप 10 तरह के लॉक लगा देते हैं, मुझे तो पता समझ नहीं आ रहा बच्चा क्या देख रहा है कंटेंट, और सिर्फ कंटेंट देख रहा है। मैंने इस पर एक बार रिसेंटली परिमल एक वीडियो बनाया था कि हम लोग रेस्टोरेंट में गए थे, तो एक से पार्टी चल रही थी पेरेंट्स की, और बगल की एक टेबल पे एक नैनी के साथ 2 बच्चे बैठे थे, 2 या 3, और तीनों अपने अपने आईपैड पे लगे हुए थे। तो मेरी बेटी ने इनफैक्ट नोटिस किया, कहती मम्मा आप देख रहे हो ना ये बच्चे इन बच्चों को तो शैतानी करनी होनी चाहिए कि हमें ना डांटें कि अरे बच्चे बैठ जाओ, तीनों चुपचाप आईपैड पे। तो ये बचपन कैसा बचपन है? दे शुड बी प्लेइंग। अच्छा जब आप आपस में सोशलाइज नहीं कर रहे, आप अंकल आंटी से भी नहीं कर रहे, हम लोगों के टाइम पे तो अरे अंकल आंटी को भी नमस्ते करना होता था, अंकल आंटी, बच्चे किसी से बात ही नहीं कर रहे, वो अपनी दुनिया में खोते जा रहे हैं, विच इज अल्टीमेटली लीडिंग टू व्हाट? मेंटल हेल्थ इश्यूज, बच्चा डिप्रेस हो रहा है, और आप देख ही रहे हो। मतलब ये बचपन से आदत में ज़रूर रखनी चाहिए पेरेंट्स को कि आपने खिलौने के तौर पे मोबाइल थमा दिया, चुप हो जाए, आप उससे पल्ला झाड़ लें, अपना काम कर लें। आपको पता है मेरे घर में एक आए थे, तो बेटी खाना खा रही है बहुत छोटी सी, उसको खाना खिला रहे हैं और उसको ऐसे फोन पकड़ा हुआ है। तो मैंने कहा ये कैसा खाना हो रहा है, उसके शरीर को लग नहीं रहा है खाना, आप क्यों खिला रहे हैं ऐसे? नहीं फोन नहीं दूंगा तो खाएगी नहीं। तो मैंने एक्चुअली पता है क्या कहा परिमल, मैंने कहा तो भूखा रहने दीजिए। कोई भी प्राणी, मुझे एक पीडियाट्रिशियन ने कहा था, कोई बच्चा भूखा नहीं रहेगा, उसको भूख लगेगी। तो एक तो मुझे आजकल लगता है आजकल के माता पिता की बहुत बड़ी प्रॉब्लम मुझे लगती है, बच्चे को भूख लगने से पहले खाना ठूस रहे हैं, द प्रिविलेज्ड पेरेंट्स। उसको भूख पता होनी चाहिए परिमल। आपने और मैंने भूखा रह के रिपोर्टिंग की है बाहर, है ना, मुझे अभी भी भूख लग रही है, लेकिन मुझे पता भी 1 घंटे बाद तक खाना नहीं मिलेगा, ठीक है ना। आजकल बच्चों को भूख हम महसूस नहीं करने दे रहे, पहले उसके सामने फोन रख दिया कि बेटा खा ले। और ये कौन सी जिद है कि हम उसको मोबाइल पे गेम नहीं खेलने देंगे या कुछ जो कार्टून नहीं देखने, तो खाना नहीं खाएगी। खाना उसके लिए इतनी सस्ती चीज है, तो आपने खाने की भी वैल्यू नहीं सिखाई। एम्स की भी एक स्टडी आई, उसके मुताबिक ये कह रहे हैं कि WHO ये कह रहा है कि आने वाले 26 साल में देश मतलब दुनिया के 50% आबादी की आंखों में चश्मा हो, ये स्थिति है। और एक चीज़ आपको बताऊं, अब तो सब लोग ये भी कहने लगे, न्यूट्रिशनिस्ट कहने लगे कि बच्चा जब खाना खा रहा हो तो साथ में स्क्रीन नहीं चलनी चाहिए। हमारा एकदम स्ट्रिक्ट रूल है, डाइनिंग टेबल है, इधर टीवी है। 1-2 बार कभी मैं देखती हूँ मेरी भतीजी खाना की प्लेट लेके आई, टीवी, तो डांट पड़ जाती है, टीवी बंद हो जाता है, पहले खाना खत्म करो फिर टीवी देखना। बॉन्डिंग कैसे बनना चाहिए बच्चों के बीच में, माता पिता के बीच में? अलग अलग एज ग्रुप पे अलग अलग डिमांड होती है, पेरेंट्स का साथ रहना बहुत ज़रूरी है। आप किस नज़रिए से देखती हैं कि अच्छा बॉन्डिंग बने, संवाद अच्छे से हो, एक दूसरे को समझे? आपने वर्ड यूज़ कर लिया संवाद। संवाद ज़्यादा से ज़्यादा होना चाहिए,
एक तो जो ये जब आप स्क्रीन टाइम हटा देंगे तो पेरेंट्स और बच्चे के बीच में कम्युनिकेशन होगा। फिर कभी उसकी सुने, जैसे एक तो जो बीच में कॉन्सेप्ट आ गया था ना, बी योर चाइल्ड्स फ्रेंड्स, अब देखिए वापस साइकोलॉजिस्ट कहने लगे नहीं नहीं आपको फ्रेंड बनने की जरूरत नहीं है, फ्रेंड तो उसको और मिल जाएंगे, उसकी माँ तो एक ही है। तो हमेशा एक बैलेंस कि कहाँ आपको उसको प्यार से सुनना है, कहाँ आपको थोड़ा सा उसको टाइट करना है, कहाँ वो अगर आपसे एडवाइस मांग रहा है बच्चा, तो जैसे मेरी बेटी, हमारे घर में एक टिपिकल सिचुएशन होती है, अगर बच्चा कहता है कि इसमें क्या करना चाहिए, तो मैंने हमेशा क्या इनकरेज किया, मैं कहती थी मुझे ऐसा लगता है, तो मैं हमेशा कहती थी ये मेरा व्यू है कि तुम ये करोगी तो ये हो सकता है और ये करोगी तो ये हो सकता है, प्रोज एंड कॉन्स दोनों बताए, और देन आई यूज्ड टू टेल हर टू डिसाइड। अब मैंने तुम्हें दोनों बता दिए। तो एक बार बड़ा अच्छा सवाल मेरी बेटी ने, ग्रोइंग 12-13 की, तो उसने कहा मम्मा मैं कभी कोई गलत फैसला लूंगी जिंदगी में तो आप छोड़ दो, अब क्या करोगी? मैंने कहा कुछ नहीं करूंगी, खड़ी रहूंगी तुम्हारे पीछे, आई विल लेट यू फॉल, इट्स ओके, योर मदर शुड बी बिहाइंड यू टू लिफ्ट यू अप। हर कोई गिरता है। तो एक बार आपको और बताती हूँ, किसी कंपटीशन में थी, बहुत स्ट्रेस कर रही थी, उसने कहा, उसने जब जब मुझसे अपनी परफॉर्मेंस को लेके पूछा ना परिमल, मेरे जवाब बहुत दुनिया से ना अलग रहे, तो उसके फ्रेंड्स हंसते भी थे इस बात पे। मैंने उससे कहा बेटा मेरे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है कि तुम ये रेस जीतो या नहीं जीतो, मेरे लिए इंपॉर्टेंट है तुम ईमानदारी से दौड़ी या नहीं। कुछ टेस्ट या कुछ तो था कॉम्पिटिशन में एग्जैक्टली, मैंने कहा व्हाट इज इंपॉर्टेंट फॉर मी कि मेरा बच्चा बेईमानी ना करे, वहाँ जाके चीटिंग ना करे, स्पोर्ट्समैन स्पिरिट में खेले, या टेस्ट जो भी था कंपटीशन वो करके आए, वो फर्स्ट आया या थर्ड आया या फोर्थ आया, मुझे मतलब नंबर गेम या उन सब चीज़ों के पीछे आप कभी नहीं? उसका 10th बोर्ड का पेपर था उस दिन, मैंने उसको पता है ये कार्ड पे क्या लिख के दिया था, सिर्फ आई डोंट नीड अ रिपोर्ट कार्ड टू टेल मी यू आर ए स्टार, यू वर, यू आर एंड यू विल ऑलवेज बी माई ए स्टार। वो जब स्कूल गई ना तो बच्चे हैरान हो गए कि तुम्हारी मम्मा ने ऐसे लिखा, कि वो सब तो डांट वाट खा के और वो सब करके आए थे कि पढ़ा नहीं है, ये नहीं किया। मैंने कहा कुछ नहीं, मैं एक रिपोर्ट कार्ड थोड़ी बताएगा मेरी बेटी स्टार है। तो थोड़ा वैसा रहा है, मतलब जिंदगी ऐसा नहीं कि सिर्फ नंबर के पीछे भागें, करियर के पीछे भागें। आज तक नहीं बोला मैंने, हमेशा कहा मुझे दुख तब होगा जब मुझे कोई कहेगा आपकी बेटी अच्छी इंसान नहीं है, मुझे वहाँ बहुत कष्ट होगा। मुझे तुम्हें कोई डॉक्टर इंजीनियर ये बनाने की होड़ में नहीं है, तुम्हें जो बनना है बनो, अच्छी इंसान मेरे लिए हमेशा वो प्रायोरिटी रही। तो जब जब उसको डांट पड़ी है ना, आपको ऑनेस्टली बताऊं मैं उसको अगर आप मेरे ड्राइंग रूम में बैठे हैं और मेरी बेटी और भतीजी एंटर हुए, ऋतु जानती हैं ये बात, यहाँ खड़ी हुई हैं, और अगर बाई चांस वो किसी उसमें आपको नमस्ते किए बिना निकल गए, उनको वापस बुलाया, संस्कार की बात, कहा जाता है कि बेटा अंकल दिखे नहीं क्या, देख नहीं पाएंगे क्या हुआ, नमस्ते कैसे नहीं हुई, इन चीज़ों में आज तक पढ़ाई के लिए डांट नहीं पड़ी। देखने से लगता नहीं कि आप जिस तरीके से हंसमुख हैं कि कभी डांटा होगा बच्चे को। वो लोग ये कहते हैं कि क्या दुनिया समझती है, दुनिया हमसे पूछे। मतलब स्ट्रिक्ट होना भी एक, मुझे तो लगता है बिकॉज दैट्स हाउ आई वाज ब्रॉट अप, एंड मुझे तो उसकी इंपॉर्टेंस लगती है। परिमल, हम लोग अपने पेरेंट्स की वैल्यूज़ को हम लोग जो अंडरमाइन कर देते हैं ना, हमें पेरेंट्स ने हमें यूं ही नहीं पाला है ना, तो मुझे तो समाव अभी भी थोड़ी सी ओल्ड स्कूल ठीक लगता है। नहीं वो ठीक भी था। इमोशंस की बात हो, संस्कार की बात हो, आज के पेरेंट्स को क्या कहेंगे? आप अपने तरीके से परवरिश कर रही हैं, वो क्या आपसे सीख सकते हैं कि बच्चों में संस्कार होने बहुत ज़रूरी है जिस तरीके का माहौल बन रहा है? दो चीज़ें, जैसे हम सोसाइटी में देखते हैं ना, बच्चे गार्ड्स को, या एक बार हम जिस सोसाइटी में थे वहाँ पता चला ड्राइवर से बच्चे ने गाड़ी मांगी, ड्राइवर ने कहा नहीं आप माइनर हो आप नहीं, तो उसने ड्राइवर को थप्पड़ मार दिया। या गार्ड्स कई बार कहते हैं, मैं कभी कहती हूँ ना अरे आपने बच्चों को समझाया नहीं, कुछ भी तो बोलते हैं मैडम आंखें इतनी गंदी तरह बोल देते हैं, अरे अपनी औकात देखो, इस तरह के शब्द। मैं कई बार सोचती हूँ परिमल, बच्चे ये वर्ड्स जो यूज़ कर रहे हैं कहाँ से पिक कर रहे हैं? घर में पिता को ही तो या माँ को ही तो कहते सुना होगा ना। तो बच्चा, मैं हमेशा कहती हूँ द चाइल्ड इज लिसनिंग टू यू। इसमें आपको एक बार जो बहुत सटीक उदाहरण दूंगी, हमारी सोसाइटी में ऐसा था कि आपको अगर हमारी सोसाइटी में आना है तो थोड़ा सा आगे 500 मीटर भी नहीं, एक यू टर्न लेके आना है, नहीं तो आप रॉन्ग साइड आइए। हमने एक गांधीगिरी शुरू की थी, जो रॉन्ग साइड आता था उसको फूल देते थे कि भाई आप रॉन्ग साइड ड्राइवर, ठीक है। एक लेडी आई, उसने तो खैर सीट बेल्ट भी नहीं लगाया था, आगे आई थिंक 5 या 6 साल की आगे की सीट पे ही बच्ची बैठी है, अंधेरा था, फूल दिया, मैंने तो देखा भी नहीं होगा, उसने मुझे पहचानी भी नहीं जो भी था। उसने बड़ी बदतमीजी से मुझसे बात की कि आप कौन होती है मुझे बताने वाली टाइप। मैंने कहा मैम आपकी बेटी आपके साथ बैठी है, वो देख रही है कि आप रॉन्ग साइड चला के आ रही हैं, आप मेरी बेटी की चिंता मत कीजिए, उसको मैं सिखा लूंगी। मैंने एक ही चीज़ कही, मैंने कहा सिखा बोल के नहीं सीखेगी, देख के सीखेगी। फिर यही बच्चे 15-16 साल में आपकी गाड़ी की चाबी उठाते हैं, फिर कहीं जाके ड्रिंक करते हैं, फिर किसी को मारते हैं, जैसे भी पुणे में हुआ, दिल्ली में हुआ। ये कहाँ बच्चे संस्कार कहाँ से ले रहे हैं बताइए? आपसे और हमसे ही ले रहे हैं, कहीं और से। हम किसी को ब्लेम नहीं कर सकते। पेरेंट्स स्कूल पे ब्लेम डालते हैं, स्कूल में कितनी देर है बच्चा? 5 घंटे, बाकी 19 घंटे बच्चा कहाँ है, किससे सीख रहा है? आप अगर अपने घर में गरीब व्यक्ति की, गार्ड की, घर में काम करने वाले ड्राइवर की, मेड की इज्जत नहीं कर रहे, आपको लगता है आपका बच्चा करेगा? आप सिखा देंगे उसको संस्कार?
तो अगर आप अपने बच्चे को संस्कार देना चाहते हैं, आप संस्कारवान बनिए। और ये चीज़ें शुरुआती दौर से ज़रूर होनी चाहिए ना? शुरुआती, मैं एक और बता दूं प्लीज, जी जी, मुझे नहीं पता नहीं आपकी नहीं ड्यूरेशन नहीं का नहीं, क्या है। प्लीज़ प्लीज़। हमारे घर सोसाइटी के घर के सामने एक मंदिर है, तो एक बार दशहरे का टाइम था, शायद रावण दहन हो रहा था, तो मैं अपनी मदर को लेकर, ये 5-6 साल पहले की बात है, मैं मदर को लेकर गई, तो ऐसे देखा दूर से, मैंने एक कुर्सी खाली थी, मैंने कहा माँ आप वहाँ जाके बैठ जाओ। उसके बगल में 1-2 लेडीज बैठी थी, तो वो एक लेडी बैठी थी, वो कुर्सी पकड़ के बोलती अपने 14-15 साल के बच्चे को, अरे मोनू जल्दी आके बैठ जा। उसको दिख रहा है कि एक 60 ईयर ओल्ड 65 ईयर ओल्ड लेडी बैठने जा रही है, तो उसने वो कुर्सी अपने बेटे के लिए घेर ली। मैंने आपको पता है उससे क्या कहा? मैंने कहा मैम कोई बात नहीं, यही बच्चा जब कल आपको घर से बाहर निकाल देगा तब मत रोइएगा, क्योंकि आप उसको बुजुर्गों का सम्मान करना नहीं सिखा रही हैं। हम लोग कहीं जाते हैं और मेरी बेटी मेरे साथ बैठी है, कोई बुजुर्ग आता है तो मैं कहती हूँ उठो नीचे उठो, तो ये ऐसे ही सीखेगा। जैसे प्रणाम कहने वाली बात, नमस्ते कहने वाली बात। आप अपने 14 साल के बच्चे के लिए कुर्सी घेर रहे हो, एक 65 साल की औरत ना बैठ पाए ताकि उस पर, ये कौन से संस्कार हैं? वो क्या सीखेगा? वो आपको, यही हो रहा है, ओल्ड एज होम्स बन रहे हैं, वो आपको निकाल देगा घर से, आपने उसको सिखाया ही नहीं। किताबों को लेकर क्या मैम आप सोचती हैं कि जिस तरीके से मेट्रो में मैं और वाइफ कभी देखते हैं कि माँ पढ़ रही है, बच्चा भी पढ़ रहा है, बहुत अच्छा लगता है देख के। मैक्सिमम लोग मोबाइल पे रहते हैं और मोबाइल से ही वक्त कट रहा होता है मेट्रो में। आज के दौर में बच्चों को लेकर अगर कहेंगी, किताबों को लेकर टेक्स्ट बुक के अलावा वो आप बहुत ज़रूरी है, और हमने इसको प्रैक्टिस किया है, और मैंने तो 2 तरह से प्रैक्टिस किया। एक तो रीडिंग, तो थैंकफुली हमारे घर में है ही, पता नहीं शायद कुछ चीज़ें आ ही जाती हैं। मेरी 95 ईयर ओल्ड नानी के पास अगर आप अभी दतिया जाएंगे ना, वो आपको बताएंगी कि आज अखबार की हेडलाइंस क्या है। अच्छा। हाँ, वो आज भी अखबार पढ़ती है। तो कुछ होता है, मुझे लगता है कुछ तो फैमिली, अभी रिसेंटली मेरी बेटी गई तो उसे कहती है सेकंड पेज पे पढ़ो, दतिया का एक बच्चा सीए बन गया है, तो बोली नानी को पेज में सेकंड पे अखबार पूरा। मुझे एक बार अयोध्या में पता ये हो रहा है राम मंदिर से उसके पहले, मैंने कहा आपको कैसे पता? अखबार में पढ़ा था। तो 95 ईयर ओल्ड माँ भी पढ़ती, सब पढ़ते हैं, लेकिन मुझे थोड़ा सा हिंदी के लिए हमेशा रहा। मेरे नाना जी हिंदी के कवि भी रहे, तो हम लोग हिंदी के थोड़ा सा ज़्यादा वो रहते हैं। घर में हमारे इंग्लिश बोलना अलाउड नहीं है बच्चों को, कि ठीक है तुम लोग स्कूल में सीख रहे हो, घर में हिंदी। तो हमारे दोनों बच्चों की हिंदी बहुत अच्छी है। तो मैंने अपनी बेटी से करती थी, अच्छा तुम अभी इंग्लिश का ही नॉवल पढ़ रही हो, इसके बाद प्रेमचंद की कहानी, एक रविन्द्रनाथ टैगोर की कहानी। तो वो एज में थोड़ा होता है, बच्चे नहीं पढ़ना चाहते हिंदी उतना, लेकिन मैं ये बार्गेन करती थी, ये अच्छा ये ऐसे ऐसे करते हैं। अभी भतीजी के साथ भी करती हूँ, भतीजी को एक बहुत अच्छी हिंदी की किताब कहीं से ला के फिर मैंने उसको पढ़वाई कि हिंदी पढ़ो, क्योंकि स्कूल में माहौल नहीं चल रहा ना आजकल, फ्रेंड्स में नहीं चल रहा, सब हर वक्त इंग्लिश बोल रहे हैं, आप अपने बच्चे को कैसे सिखाओगे? ऐसे सिखाओगे। माँ चाहती थी किरण बेदी जैसी बने। मैंने इंटरव्यू बहुत सारा देखा जहाँ पे आपने जिक्र किया है आपके बारे में। आप कैसे चाहती हैं कि आपकी बिटिया कैसी? देखिए इसमें ना बहुत फर्क आ गया। एज आई सेड, मेरी माँ एक बहुत लोअर मिडिल क्लास फैमिली से थी। दुनिया बहुत सीमित। दुनिया से, हाँ, तो मतलब मैं अपने पूरे खानदान में सबसे बड़ी बच्ची, ठीक है। उस समय तक ठीक है, मेरी नानी एज प्रिंसिपल रिटायर हुई थी, उस तरह एजुकेशन में कोई प्रॉब्लम, लेकिन उस किसी लड़की ने एक हाइट टच नहीं की थी। भाई बुआओं की सबकी शादियां आदि होंगी, तो मेरी माँ को वो था। लेकिन मुझे अपनी बेटी को लेके वैसे वाले एम्बिशन अब नहीं है, क्योंकि प्रोफेशनली मुझे पता है वो अच्छा कोर्स करने भी जा रही है, मास्टर्स करने जा रही है, वो अच्छा कर लेगी, मुझे पता है। इनफैक्ट मेरा थोड़ा उल्टा था, मेरी बेटी गाती बहुत अच्छा है, मेरी भतीजी कथक बहुत अच्छा करती है। उन दोनों को भी मैंने ये भी कॉन्शियस डिसीजन था कि शास्त्रीय, मैं हमेशा जहाँ स्कूलों में जाती हूँ पेरेंट्स से कहती हूँ अपनी इंडियन क्लासिकल आर्ट को सिखाइए बच्चे को, ज़रूर, मुझे ऐसा लगता है। अगर आपको लगता है बच्चे का थोड़ा सा डार्क, क्योंकि उसको कुछ भी गाना होगा ना, उसको रॉक गाना होगा, जैज गाना होगा, पॉप गाना होगा, अगर उसको उसके राग पक्के हैं ना, वो तैयारी है, वो सब गा लेगी। लेकिन सब कुछ गाने वाला भी राग यमन नहीं सुना पाएगा आपको। आपको कथक या भरतनाट्यम आता है, दुनिया का कोई भी डांस कर लेंगे। हमारे क्लासिकल आर्ट्स में ताकत है। तो मैं तो अपनी बेटी के लिए सोचती थी अगर वो सिंगर बनने की चाहेगी तो मेरी तरफ से ओके है, लेकिन उसने एकेडमिक्स पकड़ लिया ज़्यादा। मैं अपनी भतीजी को कहती हूँ सोचना, तुम्हें लगे कथक डांसर बनना है, आई एम ओके। पिंक वर्सेस ब्लू वाला जो कल्चर है, ये लड़की का है, ये लड़का का है, बहुत गलत है, बहुत गलत है। और उसमें आजकल मैं आपको बताऊं दूसरी चीज़ हो गई। पहले लड़कियां डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट वाला चक्कर था पहले की पीढ़ियों में। अब मैं देखती हूँ कुछ घरों में ज़्यादा लाड़ में हम लड़कियों को डेलिकेट बना दे रहे हैं। पिंक पिंक जो कर दिया ना, अब मैं कई जगह पेरेंट्स को बोलती हूँ कि ये बाप आउट ऑफ केयर करने लगे, अरे तुम छोड़ दो भैया ये कर देगा। क्यों भैया कर देगा, उसको करने दीजिए ना। और अब तो आपके पास इतने सारे मीराबाई चानू और मेरी कॉम जैसी हैं आपके देश में, लोगों ने साबित कर दिया है, रानी रामपाल, अब तो कमी नहीं है आपके पास ऐसे लोगों की। हमारे टाइम पे किरण बेदी नाम, मतलब वो एक वो था कि किरण बेदी जैसे बनना, मतलब एक स्ट्रॉन्ग वुमन। ये मेरी सासू माँ भी मेरी वाइफ के लिए कहती है ना, वो एक नाम हमारे लिए वही था। आज नामों की कमी है क्या?
आप ट्राई एंड रेज अ स्ट्रॉन्ग डॉटर, मैं सिर्फ ये कहती हूँ। उसके बाद वो जो करेगी ना परिमल, वो चाहे जर्नलिस्ट बने, चाहे सिंगर बने, चाहे डांसर बने, चाहे डॉक्टर बने, ट्राई एंड रेज अ स्ट्रॉन्ग एंड कॉन्फिडेंट वुमन। व्हेन शी ग्रोज अप शी इज कॉन्फिडेंट ऑफ हर आइडेंटिटी, दैट्स ऑल। आज के पेरेंट्स को जो देखती होंगी, उसको लेकर आपकी तरफ से क्या सुझाव, जो लगता होगा कि ये कमी है और इसको जरूर दूर करना चाहिए, अगर कोई कार्यक्रम देख रहा हो और कोई आपके कार्यक्रम को बहुत शिद्दत से देखता हो? एक तो ये जिसके बाद कंसर्न मैंने आपसे पहुंचे। जो शेयर किया, जो होता है ना सोसाइटी में भी, लिफ्ट में जब जाते आते हैं ना, तो जैसे बच्चे एंटर होते हैं ना, नॉर्मली बच्चे आपको विश नहीं करते। तो जो मैंने कहा कि मैं अपने घर में सिखाती हूँ, और पेरेंट्स साथ में होंगे, तो मैं कई बार आगे बढ़ के ना बच्चों को नमस्ते करती हूँ। नमस्ते, क्या नाम है आपका? मैं कोशिश करती हूँ कि बच्चों को कभी नहीं, क्योंकि इतना सिखा दिया गया है डोंट टॉक टू स्ट्रेंजर्स करके ना, तो बच्चे वो सोशल एटिकेट्स तो भूल ही गए हैं। दूसरी बात, अंग्रेजी की अति, मैं मानती हूँ अंग्रेजी की ज़रूरत, मैं खुद एक इंग्लिश मीडियम कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ी हूँ, ऐसा नहीं कि मुझे इंग्लिश नहीं आती, लेकिन मुझे लगता है अपनी भाषा को इतना मत भुला दीजिए। और उसके बाद आप खिचड़ी बोल रहे हैं, बेटा जल्दी जल्दी फिनिश कर लो। एक जगह तो मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ, मैंने उस माँ से कह दिया, मैंने कहा आप या तो पूरा सेंटेंस इंग्लिश में बोल देती है, ये जो खिचड़ी भाषा हुई अपने अपने प्रोफेशन में भी आ गई है। अपने प्रोफेशन में कहाँ शुद्धता रह गई? आप रेडियो सुनिए तो आरजेस कौन सी भाषा बोल रहे हैं। मुझे कई बार बड़ी आपत्ति होती है एज अ लैंग्वेज लवर, मुझे लगता है शुद्ध बोलो ना। मेको मेको मेको, आज बच्चे नहीं आजकल मेको हर चीज में मेरे को मेको, हमारे तो बहुत डांट पड़ती है, क्या है मेको क्या होता है? तो पेरेंट्स से आ रहा है। नो वन इज वर्किंग ऑन द चाइल्ड्स लैंग्वेज, सोशल एटिकेट्स। पढ़ाई में तो आपने मार पीट कर रखी है, ट्यूशन हो गया, आपको लगता है टेनिस भी सिखा दें और बैडमिंटन भी सिखा दें और बैले डांसिंग भी सिखा दें और गिटार भी सिखा दें, आप अपने बच्चे को बेसिक एटिकेट्स नहीं सिखा रहे हो। बेसिक, बिल्कुल सिंपल जो सबसे चीज़ें हैं, कि किसी को भी, जैसे हमारे यहाँ मेरे गार्ड्स सोसाइटी के कहते हैं, मैम आपके बच्चे इतने अच्छे से विश करते हैं। आप समझ रहे हैं, छोटी सी चीज़ है ना ये, इसमें सिखाने में क्या जाएगा? तो रैट रेस का हिस्सा बना दिया बच्चों को, वो नहीं होना चाहिए। नंबर गेम को लेके क्या कहेंगे? बहुत सारे केसेस भी आते रहते हैं, रिपोर्ट होते रहते हैं। नंबर गेम जो रिपोर्ट कार्ड वाला नंबर गेम, रिपोर्ट कार्ड वाला नंबर गेम, करियर को लेके प्रेशर पेरेंट्स की तरफ से। अभी रिसेंटली हुआ कि मैंने एक मदर को कहा, वो हस्बैंड वाइफ दोनों इंजीनियर्स हैं, अब वो बच्चों पर लगातार प्रेशर कि यू आर नॉट एज गुड एज वी वर। तो मैंने एक दिन कहा, मैंने कहा हाउ गुड यू वर? तुम तो आईआईटी नहीं गए, फिर तो तुम तो एक किसी स्टेट इंजीनियरिंग कॉलेज की हो। मैंने कहा तो तुम भी पर उतने अच्छे नहीं थे, फिर तो आईआईटी, फिर आईआईटी में भी तुम आईटी बीएचयू के हो या आईआईटी कानपुर के हो या आईआईटी बॉम्बे के हो, फिर वो एक रैट रेस है। तो मैंने कहा किस में झोंकना चाह रहे हो अपने बच्चों को? और मैंने कहा मैं जिस समय हमारी जनरेशन में टॉपर के 85 टू 85 90 तो आते ही नहीं थे, हमारे ज़माने 90 तो 88 के टॉपर के आते थे, मैं परिमल 72 टू 75 वाली रेंज की थी, सही बता रही हूँ आपको। मैथ्स और फिजिक्स में तो बिल्कुल ही डब्बा गोल था मेरा, बट मैं अपने क्लास की बहुत सारी टॉपर्स से अच्छा कर रही हूँ। अच्छा नहीं कर रही तो ठीक, मतलब बुरा भी नहीं किया ना जिंदगी में, कर लिया। मैंने कहा हर बच्चा अपना रास्ता चुन लेता है और उस पर निकल के कर लेगा। ये जो मैड रश ऑफ नंबर्स चल रहा है, इसकी कोई अंत नहीं है इसका, क्योंकि अब तो 100 हो गया, अब 100 के बाद क्या लाएगा बच्चा? लोग 99 पे बच्चों को डांट रहे हैं और पेरेंट्स नहीं डांट रहे, तो बच्चा खुद को वो कर रहा है। आपको पता है, आई हैव हर्ड फ्रॉम पेरेंट्स कि हमने तो कुछ कहा ही नहीं, वो ही परेशान हो रहा है कि मेरा वो 1 नंबर मैथ्स में कहाँ चला गया। हमने कहा यार हम पास हो जाते तो खुश हो जाते थे, पास हो गए। क्या हो गया है सोसाइटी को? और इससे क्या होगा? इससे किसी को मिलेगा क्या? मुझे तो कभी सोच के घबराहट होती है, सच बताऊं। अध्यात्म को भी लेके आपकी रुचि है मैम? हाँ, तो क्या वो बच्चों में भी देने की कोशिश है? हम लोग ओशो के चिल्ड्रंस कैंप, दोनों धर्म भी और अध्यात्म भी, जैसे कुछ लोग कह देते हैं ना बिल्कुल धर्म को भी नहीं छोड़े, और ओशो के चिल्ड्रन कैंप होते हैं यहाँ पे एक नजफगढ़ में। तो मेरी बेटी जब छोटी थी तो मेरी मदर या मैं कभी जिसके फर्स्ट टाइम वो लेके जाता था, अभी मेरी भतीजी को भी हम लोग लेके आते हैं। थोड़ा थोड़ा मेडिटेशन का घर में कल्चर है। सुबह एक जैसे स्पीकर उस पर साउंड सिस्टम पे कोई भजन की एक प्लेलिस्ट है तो चला दी जाती है, तो बच्चे वही ये सुबह होता है। मतलब मुझे लगता है कि आपका बच्चा घर में जाग रहा है और वो बस खिचकी हस्बैंड और वाइफ लड़ रहे हैं, या वो आफत हो रही है, या आप मेड पे चिल्ला रहे हैं, और फिर हमारे घर में आप किसी दिन सुबह आइए, बहुत आपको भजन चलते हुए सुनाई देंगे। सब आराम से अपना तैयार हो रहे होते हैं, फिर सब अपने काम पे चले जाते हैं, क्योंकि ये कॉन्शियस डिसीजन है कि घर में एक टॉक्सिक वातावरण ना बनाया जाए। तो मेरी माँ हो सकता है एक कोने अपने रूम में बैठ के ओशो सुन रही होंगी, मैं हो सकता है कहीं भजन सुन रही होंगी, चाय पी रहे हैं, चिड़ियों के लिए दाना रखा है, चिड़ियों के दाने पानी। अब ये भी मैं क्यों कर रही हूँ? मतलब मैं हर चीज़ जो करती हूँ, मेरा हर एक्शन, मुझे लगता है बच्चे सीख रहे हैं ना, तो उनको बोलने से नहीं सिखा पाऊंगी ना। तो अगर मैं चिड़ियों के लिए दाना रख रही हूँ तो मैं मान के चल रही हूँ कि जब मैं नहीं भी रहूँगी तो मेरा बच्चा भी ये करेगा।
आपका इंटरव्यू सुन रहा था मैम, एक उसमें संघर्ष की बात आपने की है, जब बिटिया को बहुत छोटी थी गोद में लेके आप आई, माँ के साथ आई, कहीं पे छोटे कमरे में रह रही, उस संघर्ष ने आपको कुछ सिखाया होगा। वो आप उसी तरीके की कोशिश आपकी भी रही है कि अपनी बिटिया को किसी चीज़ के लिए हम संघर्ष करने दें ताकि वो तपे और मजबूत बने? बता, अब देखिए, अब कुछ चीज़ें तो प्रैक्टिकल हैं, अब पैसे के लिए उसको वैसा संघर्ष तो नहीं करना पड़ेगा, या कपड़ों के लिए कुछ भी। लेकिन जैसे मुझे ना किसी भी चीज़ की वो स्पून फीडिंग, जैसे जब ये 12th के बाद कॉलेजेस के लिए अप्लाई कर रही थी, तो तब एक बार हुआ कि अच्छा ग्रेजुएशन के लिए बाहर जा सकती है। उसका उसने चूज़ किया कि मैं वापस इंडिया आना चाहती हूँ, मास्टर्स में इंडिया में करूँगी, नौकरी में इंडिया में करूँगी, तो इट वॉज हर चॉइस। हमें तो लगा कि अब भेज रहे हैं तो पता नहीं आएगी नहीं आएगी, तो वो भी कोई उसके ऊपर फोर्स नहीं था। लेकिन ना लोग मुझसे पूछते उसका सैट स्कोर क्या है, तो मैं उससे पूछती थी, सुनो तुम्हारा सैट स्कोर कितना आया। और मैं दूसरी तरफ अपनी फ्रेंड्स को देखती थी, वो ना वो फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ में एसेज लिखने होते हैं ना परिमल, वो माएँ लिख रही होती थी ऐसे। आपको मैं सही बताऊँ, आप शायद विश्वास ना करें, मैं उससे पूछती थी कि वो मेरी सहेली पूछी तुमने इस कॉलेज में अप्लाई कर दिया, कहती थी हाँ मम्मा, आपको ये तक नहीं पता मैंने कितने कॉलेजेस में अप्लाई किया है। मुझे उसका सैट स्कोर से पूछना पड़ता था कभी कभी। फिर जब 3 कॉलेजेस में हो गया, तो जहाँ वो पूछती थी कि आपको क्या लगता है, नहीं तो शी डिसाइडेड, अभी भी मास्टर्स उसने डिसाइड किया कि मैं ये नहीं, ये छोड़ूंगी, ये करूंगी। आई हैव ऑलवेज कि तुम करो ना, तुम करो, ताकि रिजल्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल भी खुद रहो। और कनाडा में तो जो अपना था, जैसा भी, मतलब मैं बहुत ज्यादा स्पून फीडिंग नहीं की, हमने कभी भी नहीं की, अपना करती है अपने आप, मतलब इंडिपेंडेंट बनाने की कोशिश। बहुत बहुत। उसने हमारे यहाँ सबसे बड़ा एक पेरेंटिंग इशू हुआ था व्हेन शी डिसाइडेड टू चेंज हर नेम। तो हमने उसका नाम इशिता रखा था। 12 साल की हुई तो ऐसी बोली आपने इशिता क्यों रखा। मैंने कहा अच्छा तो पसंद है ये नाम, क्या नाम पसंद है, कहती आयशा रख दो। उस समय लगा होगा, मैंने कहा अच्छा आयशा, अब आयशा में इंटरफेथ वाली वो बात आ गई। अब मैंने कहा कॉम्प्लिकेटेड है चीज़। आई डिसाइडेड टू स्टैंड बाय हर। मैंने कहा 13 साल का बच्चा है, इसको तो सारी जिंदगी उस नाम के साथ जीना है। अच्छा मुझे ये चीज़ बड़ी कैजुअल लगी। थोड़ा सा अपोजिशन हुआ ग्रैंड पेरेंट्स से, उन्हें लगा रही है मुस्लिम नेम रख रही है। मेरे हस्बैंड को लगा एक नाम तो बच्चे को हम दे सकते थे, वो भी उसने बदल रही है। मैंने कहा कुछ गलत नहीं कर रही, और जिंदगी में पहली बार अपनी लाइफ का डिसीजन ले रही है। अगर मैं उसको सपोर्ट नहीं करूंगी ना, तो उसका कॉन्फिडेंस टू टेक अ डिसीजन फॉर हर लाइफ, तो वो बड़ा फॉर्मेलिटीज बड़ी होती हैं, पेपर में छपवाओ, ये सब कर, मैंने सब कराया। और जब मैंने ऐसे सोशल मीडिया पे डाला कि भाई नाउ आवर डॉटर विल बी नेम्ड आयशा इंस्टेड, लोग बड़े हैरान, और ये कुडोस टू यू एज अ मदर। उस दिन मुझे लगा मैंने कुछ बड़ा काम कर दिया। कितने लोगों के रिएक्शन ये आए कि मैम आई एम लिविंग विद अ नेम व्हिच आई डोंट लाइक, काश मेरी भी माँ आपकी जैसी होती। और मैं सोच रही हूँ अच्छा इसमें कुछ बड़ा कर दिया मैंने, कितनी छोटी चीज थी। खड़े होना, बच्चे के साथ ही तो खड़ा होना था। अच्छा कुछ गुनाह कर रही होती तो मैं रोकती ना उसको कि नाम। मैंने बस ये कहा, मैंने कहा देखो नाम चेंज पे बहुत तरह के लोगों की अपनी अपनी ओपिनियन आएगी, उसको डील कर लोगी। बोली हाँ वो मेरी जिम्मेदारी, लेट्स गो अहेड। मैं नाम बदल दिया। मतलब इसके साथ ये भी एक संदेश है कि बच्चा अगर सही कर रहा हो तो उसके साथ सपोर्ट के तौर पे खड़े रहिए। मेरा तो मानना है कि खड़े रहना चाहिए हर समय। कंट्रोल, बहुत ओवर कंट्रोलिंग डजंट वर्क। जहां मुझे लगता है कंट्रोल, हाँ फिर मैं जहां लगता है जरूरी लगता है वहां पे कंट्रोल भी करती हूँ, वहां फिर एकदम अपना मदर वाले रोल में आ जाती हूँ मैं। ऐसा नहीं है, मैं लीनियंट मदर बिल्कुल नहीं हूँ। लेकिन जहां लगता है, एक बार स्कूल में थी, मैं एग्जाम चल रहे थे, मैं लेने गई तो 3-4 सहेलियां बाहर निकली। मैंने कहा कैसा रहा पेपर, IBN में थी तब मैं। बोले सब आंटी बहुत अच्छा। मैंने कहा फिजिक्स था ना, सब उसकी तरफ देख लगी। तो मम्मी को यही नहीं पता पेपर कौन सा था, क्योंकि मैं इतनी कूल रही ना उसकी पढ़ाई को लेके। मैंने कभी स्ट्रेस ही नहीं लिया कि उसका पेपर कौन सा है। इसी से आप समझ सकते हैं कि मेरे लिए उसके ग्रेड्स इंपॉर्टेंट ही नहीं रहे कभी। और आपकी लाइफ में माँ या पिताजी? ग्रेड्स नहीं। मैं तो, मुझे याद है मैं देर रात तक अगर पढ़ रही होती थी, पापा कहते थे सो जाओ भी उल्टियाँ शुरू हो जाएंगी। तो बहुत दुबली पतली थोड़ी वीकलिंग सी थी। ग्रेड्स को लेके ना हमारे घर में भी नहीं पढ़ी हमको कभी। रात में जो रूटीन है, एक समय पे सोना, समय पे जगना, इसके फायदे कैसे समझा सकती हैं? फायदे मतलब मुझे तो कभी कभी थोड़ी सी प्रॉब्लम इसलिए होने लगी क्योंकि आजकल मेरे आसपास के सब लोग उस रूटीन के होते नहीं हैं। मैं किसी को सुबह 8 बजे फ़ोन कर देती हूँ, क्योंकि मेरे उठे हुए 4.5 घंटे में, अगर 4:30 बजे उठी हूँ तो 3.5 घंटे हो चुके हैं, और मुझे लगता है वो ये व्यक्ति तो सो ही रहा है। लेकिन बाय दी आई थिंक 10 साढ़े 10 बजे तक हमारी मीटिंग इतने काम मैं ख़त्म कर चुकी थी कि अब मुझे लगता है पूरे दिन मुझे क्या करना है। तो मुझे तो जो हेल्थ इशू वो हैं फ़ायदे, वो तो खैर हैं। आई फील वेरी वेरी हैप्पी। ये थोड़ा है कि आप सोसाइटी से कट जाते हो। मैं पार्टीज़ में नहीं जा पाती आजकल, क्योंकि मुझे पता है 9 बजे के बाद मेरी आंखें खोलना मुझे मुश्किल हो जाएगी। तो जब किसी पार्टी में जाती हूँ तो बड़ी मुझे तकलीफ होती है। तो थोड़े से आपका सोशल सर्कल रिजर्व हो जाता है। अब मैं लोगों से कहने लगी हूँ कि भाई
मुझे लंच पे बुला लो और तुम मेरे घर लंच पे आ जाओ। चाय तक आई एम फाइन, मैं डिनर पे नहीं किसी के यहाँ जाना चाहती, ना लोगों को बहुत ज़्यादा अपने डिनर पे बुलाना चाहती, बट आई थिंक बहुत अच्छा है। फास्ट फूड का जो कल्चर है वो क्या आपकी बिटिया भी, आपने उसको उतना फ्रीडम दिया या आपको लग रहा है कि ये चीज़ें में एक तरफ मिलेट्स पे लौटने की बात हो रही जो बचपन में हम लोग खाते थे, ज्वार बाजरे की रोटी हमारे मक्के की रोटी हमारे रूटीन में शामिल होती थी, आज फिर से लौटने की बात हो रही है। फास्ट फूड के कई सारे जो पहलू हैं वो भी लगता है कि बचपन से अगर आपने आदत लगाया तो हाँ, उसको तो लेके भी रिसर्च कहता है कि दिक्कत है, तो इसको लेके क्या नहीं, तो इसका भी मैं आपको परिमल पहले सवाल पे जब हम आए ना, मेरी माँ ने पाला, और माँ कभी कभी कहती हैं मेरे और मेरे हस्बैंड के लिए कि शायद तुम लोगों के ज़्यादा नखरे होंगे, तुम्हारी लड़की के नहीं है, क्योंकि उसको उन्होंने बचपन से तोरई और मतलब जो सब्जियां मैंने नहीं खाई, मैं नहीं खाती थी, उसको सब चीज़ की आदत डाली। और वो कहती है इतना तो तुमने भी ठीक से नहीं खाया। हेल्थ को लेकर तो हमारे यहाँ ना ओवर नहीं है, बता ऐसा नहीं चिप्स नहीं खाते, कौन बच्चा नहीं खाता या न्यूटेला। तो कल मैंने बैठ के दोनों को ना, वो फूड फार्मर के वीडियोस मुझे आजकल बड़े अच्छे लगते हैं, तो मेरी भतीजी को अभी भी एज ए 16 तो मैगी वैगी का क्रेज है, तो कल मैंने बैठ के 4-5 वीडियोस दिखाए, तो कह रही पारवा कह रही अम्मा मैगी का मत दिखाना, मैगी का मतलब मैं मैगी की असलियत नहीं देखना चाह। मैंने कहा ऐसे ऐसे बैठ गई, मैंने कहा कोई नहीं, कान तो खुले हुए ना, तो ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है कि हमारे यहाँ रोज मैगी बन रही हो या ऐसे नहीं, 15-20 दिन में। तो जंक का आई थिंक दोनों ठीक है, दे सेंसिबल इनफ, और घर का नॉर्मली हमारे यहाँ घर का सिंपल खाना बनता है। मैं बिहार से हूँ मैम, तो वहाँ पे ये होता था कि बचपन में गेहूँ पिसाना को आटा पिसाना बोलते थे, केरोसिन ऑयल के तेल के लिए आप कतार में लग गए, किसी बड़े के साथ चले गए। आज के पेरेंट्स शायद ये अपने बच्चे के साथ नहीं करते, बहुत डरे हुए रहते हैं कि अकेले कैसे छोड़ें, दुकान पे कैसे भेजें। मेरा जो व्यक्तिगत अनुभव है उसको लगता है कि मॉनिटरिंग कीजिए आप, लेकिन थोड़ा सा इंडिपेंडेंट बनाइए, कल को कहीं पढ़ने जाएगा। आप इसमें कैसे देखती हैं कि अगर उसको इंडिपेंडेंट हमने नहीं बताया, कल को IIT गया या कहीं बाहर पढ़ाई करने गया, तो आपकी चिंता उसी तरीके से बरकरार रहेगी। तो बच्चे को बचपन से इंडिपेंडेंट बनाने को लेके कोशिश होनी चाहिए। हमने तो काफी बनाया हुआ, अब चूंकि बहुत सोसाइटी के बाहर जाने का कल्चर तो खत्म ही हो हाँ। गया, जो लेकिन एक आपकी शॉप होती है, कम्युनिटी शॉप जो भी सोसाइटी में होती है, हमारे दोनों बच्चे शुरू से हाँ जाओ लेकर आओ, तो वो बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव उसमें, जैसे मैंने कहा कि मुझे भी नहीं पाला गया था। अब थोड़ा सा उस समय से फ़र्क कई बार क्या होता है, जैसे हम पास की परचून की दुकान पे चले जाते थे, और मैं 6 साल की थी, मुझे तब भी याद है, 6-7 साल की मैं भी उम्र में, और थोड़े और बड़े हुए तो भाई का, छोटे भाई का हाथ पकड़ के भी चले गए कि अंकल के यहाँ से जाओ ब्रेड ले आओ। अब क्या है, थोड़ा सा सिर्फ बाहर का माहौल, कि जिस तरह से बाइक्स चल रही हैं, जिस तरह से कारें चल रही हैं, वो अब उतना प्रोटेक्टिव आपको होना पड़ता है, लेकिन अब सोसाइटी की शॉप पे भी नहीं जा सकती। मतलब मुझे लगता है परिमल इसमें कहीं ना कहीं बैलेंस बनाने की जरूरत है कि कितना प्रोटेक्ट करना है और कितना आपको उसको अपना काम करने देना है। जैसे हमारे यहाँ एक बहुत सिंपल चीज़ आपको बताती हूँ, डोमेस्टिक हेल्प्स हैं, लेकिन डोमेस्टिक हेल्प्स को ये रूल क्लियर पता है, जैसे मैं बैठी हूँ तो मैं अपने लिए पानी मंगा सकती हूँ उससे, वो मेरे लिए पानी ला देगी, बच्चों के लिए नहीं लाएगी, खुद से यही लेगी। मैं बच्चों को कहती हूँ कि घर में जो दीदियाँ हैं वो तुम्हारे लिए नहीं है, बहुत इमरजेंसी है कुछ है, तो फिर मुझसे पूछा जाता है आज दीदी से पैर दबा लूँ थोड़े से, तो मुझे लगता है चलो इतनी अवेयरनेस है, ये पूछा जा रहा है मुझसे कि आज दीदी से पैर दबा लूँ, आज दीदी से बालों में तेल लगवा लूँ, क्योंकि ये तो हो ही नहीं सकता कि दीदी पानी ला देना या दीदी आपके जूठे बर्तन नहीं उठाएगी, आप डाइनिंग टेबल से उठेंगे अपने जूठे बर्तन खुद रख के आएंगे। तो ये बेसिक काम मेरी भतीजी, अब चूंकि अब स्कूल जाने के, वो तो बड़ी हो गई, वो तो अकेले रह ली कनाडा में, तो अपना काम, ये मैडम कभी कभी स्कूल जाते समय भाग रही होती हैं और अपनी रजाई या चादर जो तह नहीं करती, मैं कहती हूँ कोई बात नहीं, बस छूटेगी, आज स्कूल छूटेगा, रजाई दीदी तह नहीं करेगी तुम्हारी, वो तह कर, अब तो उठते ही फटाफट कर देती, जैसा करे वो, चाहे जैसा करे, मैं कहती हूँ चाहे जैसा करो। माँ ने आपसे खाना नहीं बनवाया, आपने कभी माँ ने अपनी बिटिया से बनवाया? नहीं, मतलब उसको लेकिन शौक है, उसको लेकिन शौक शौक है, तो वो कभी खुद, हमारे यहाँ हर कोई अपने मन से, अच्छा हमारे यहाँ ये कि मेरे हस्बैंड भी बहुत शौकीन है खाना, वो सबसे ज्यादा शौकीन मेरे हस्बैंड है, तो हमारे वो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। वो कभी कभी जाके संडे को कहेगा आज चलो तुम सबको नाश्ता कराता हूँ, which I think is a good thing. And मैं वेजिटेरियन हूँ, बट I've heard he makes good non-veg, तो वो बना, अगर नॉन-वेज बनेगा तो he will cook. बट मेरी बेटी को मुझसे ज़्यादा शौक भी है, मैं थोड़ी ज़्यादा टॉमबॉयज थी, वो थोड़ी सी मुझे लगता है थोड़ी होमली ज़्यादा है मुझसे इनफैक्ट, तो वो शौक से कभी बनाना चाहती तो बनाती हूँ। बहुत अच्छी बातचीत रही मैम, लग रहा है कि बातचीत का सिलसिला चलते रहेगा तो ना जाने कितने घंटों तक चले, लेकिन आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए, और इस तरह के वीडियोस हम इस प्लेटफॉर्म पे और भी लेके आते रहेंगे। तो खासतौर पे ये पेरेंट्स को लेकर है, जो बच्चों को लेकर पेरेंटिंग आपको सीखनी हो या पेरेंटिंग को समझना हो, तो हम उन शख्सियतों से मिलवाने की कोशिश करते हैं जिन्होंने वाकई अपनी ज़िंदगी में देखा है, या जिनकी आवाज़ बहुत लोगों तक पहुंच सकती है,
या उनसे कुछ आप सीख सकते हैं, तो इस इंटरव्यू के जरिए भी सीख सकते हैं और भी कुछ एक इंटरव्यू लिए। तो आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।